अब नेक्स्ट टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी देखिए, मैंने आपको बताया कोई विस्कस मीडियम हो तो उसमें सर्टेन ड्रैग फोर्स जो है ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट होती है, ठीक है। जब ड्रैग फोर्स एक्सर्ट होती है तो उसके बाद बॉडी जो है वो क्या उसकी मोशन होगी, कैसी उसकी मोशन होगी, अब आगे हमने ये पढ़ना है। तो इट विल अटेन सर्टेन वेलोसिटी, सर्टेन मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन द बॉडी इज मूविंग थ्रू सर्टेन फ्लूइड। तो उस वेलोसिटी को मैं टर्मिनल वेलोसिटी करते हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन इज द कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी that is attained and maintained by an object while falling through a resistive medium is called terminal velocity। ये आपके पास वो maximum constant velocity है, maximum constant velocity। देखिए these are two terms, it is a constant and a maximum velocity that is attained and maintained। पहले attain किया और फिर वो continue किया, maintain किया by an object while falling through a resistive medium। एक फ्रिक्शनल मीडियम है, एक रेजिस्टिव मीडियम है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी जो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी होगी जो वो आगे मेंटेन कर रही है ड्यूरिंग इट्स मोशन, उसको हम बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी मैंने आपको बोला है कि इट इज़ कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी। कांस्टेंट वर्ड को आप देखें, इट मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी है, सो इट मीन्स देयर विल बी नो एक्सेलरेशन इन दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट की अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इट मीन्स कि उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गई है। एक्सेलरेशन कब ज़ीरो होगी? व्हेन नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज ज़ीरो, ठीक है। तो इट मीन्स व्हेन द बॉडी अटेन इट्स टर्मिनल वेलोसिटी द नेट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी ज़ीरो, दस मेकिंग इट्स नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब नेट एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गई है तो ऑब्वियसली बॉडी विल हैव कांस्टेंट वेलोसिटी, बट दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज द मैक्सिमम पॉसिबल कांस्टेंट वेलोसिटी अ बॉडी कैन अटेन। इधर देखिए मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे हैं, व्हेन f इज इक्वल टू ज़ीरो दिस मेक्स a इज इक्वल टू ज़ीरो, thus v become equal to vt, velocity become equal to terminal velocity। When total force, when net force on an object is zero, then total acceleration in the body will be zero, thus making its velocity as terminal velocity, ठीक है। इधर डायग्राम में देखिए, मैं पहले डायग्राम में समझाती हूँ। सपोज ये मेरे पास एक रेजिस्टिव मीडियम है, ठीक है। इसमें सर्टेन ऑब्जेक्ट ऑफ मास सपोज m जो है वो मूव कर रहा है। इनिशियली जब वो नहीं मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो के इक्वल होगी, बट इट विल हैव सर्टेन एक्सेलरेशन ऑन इट एंड दैट एक्सेलरेशन विल बी एक्चुअली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे ही ऑब्जेक्ट को रिलीज करोगे तो ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एक्सेलरेशन विल बी डिक्रीजिंग और जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगी, ठीक है। वेलोसिटी इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। इसके बाद आप एक पॉइंट पे पहुंच गए, यहाँ पे देखिए लाइन के बाद जो तीन बॉल्स ड्रॉ किए हुए हैं, इसके लिए एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। व्हेन एक्सेलरेशन इज ज़ीरो द वेलोसिटी v बिकम्स vt। देखिए अब इन्होंने जो लाइंस ड्रॉ किए वो इक्वल लेंथ्स के ड्रॉ किए हुए हैं। उधर वो जो लाइंस थे v के वो स्लोली एंड स्टडीली इंक्रीज हो रहे थे, a के लिए स्लोली एंड स्टडीली डिक्रीज हो रहे थे। क्यों? बिकॉज a वाज डिक्रीजिंग एंड v वाज इंक्रीजिंग। a क्यों डिक्रीज हो रहा है, v क्यों इंक्रीज हो रहा है, ये अभी मैथमेटिकली मैं आपको प्रूफ करके दूंगी, बट इतना याद रखो कि व्हेन द बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड इट्स टोटल नेट एक्सेलरेशन। ऐसे नहीं कहना गर्ल्स कि आप g की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, g की वैल्यू नहीं डिक्रीज हो रही है, g इज अ कांस्टेंट। और इनफैक्ट अगर बॉडी नीचे आ रही है तो g हैज़ बीन इंक्रीज, जितना अर्थ सरफेस के करीब आएगा तो ज़्यादा होगी। लेकिन जो नेट एक्सेलरेशन ए नेट जो है, आई शुड बेटर पुट इट नेट ओवर हेयर, ए नेट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है और जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है। जब वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है यहाँ पे पहुँच के टोटल नेट एक्सेलरेशन ऑन द ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि जितनी भी फोर्सेस हैं उस पर बैलेंस आउट हो गई हैं और वेलोसिटी जो है वो आपके पास कन्वर्ट हो गई इनटू वीटी, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। अब देखें जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है किसी लेट्स सपोज मीडियम में एंड दैट मीडियम इज़ अ वैक्यूम, ठीक है, और आप उस ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दो सपोज, ठीक है। जब थ्रो कर दोगे उस ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेट्स सपोज आपने बिल्कुल कोई वैक्यूम क्रिएट कर दिया और उसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो जो टोटल फोर्स होगी, नेट फोर्स होगी, दैट विल बी जस्ट वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एफ जी। जी इज़ फॉर ग्रेविटेशन, ठीक है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो टोटल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इन वैक्यूम विल बी इट्स वेट। लेकिन अगर किसी एयर में, किसी मीडियम में, किसी रेजिस्टिव मीडियम में अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज़ करते हो तो जो नेट फोर्स है वो आपके पास इक्वल होगी, टोटल फोर्स आपके पास इक्वल होगी एफ जी माइनस एफ टी। नाउ एफ जी इज़ वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, एफ डी इज़ ड्रैग फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट। एयर में या फिर किसी मीडियम मटीरियल में
मटेरियल मीडियम में ऑब्जेक्ट पे ड्रैग फोर्स भी होगी, ठीक है, लेकिन वैक्यूम में कोई ड्रैग फोर्स नहीं होगी। क्यों? ड्रैग फोर्स आपके पास रेजिस्टिव मीडियम्स में होती है, वैक्यूम इज़ नॉट अ रेजिस्टिव मीडियम, ठीक है। तो वैक्यूम में नेट फोर्स विल बी इक्वल टू एफ जी, बट एयर में या किसी भी रेजिस्टिव मीडियम में आपके पास जो टोटल फोर्स होगी वो एफ जी माइनस एफ डी होगी। अब आप ये भी मुझसे पूछ सकते हो कि आप एफ जी प्लस एफ डी क्यों नहीं कर रहे हो, या एफ डी माइनस एफ जी क्यों नहीं कर रहे हो। देखिए, जब मैं बॉडी को रिलीज करूँगी तो ऑब्वियसली इट विल गोज डाउनवर्ड ड्यू टू इट्स वेट, इसका वेट ज़्यादा होगा इनिशियली, और जो ड्रैग फोर्स होगी वो कम होगी ऑब्जेक्ट में इनिशियली, ठीक है, ऊपर तो नहीं जाएगा। ड्रैग फोर्स इज अ फोर्स विच इज़ इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज मूविंग, ठीक है। तो अगर बॉडी नीचे आ रही है तो ड्रैग फोर्स इज ऑब्वियसली अपवर्ड इन डायरेक्शन, सही है। तो अब एक फोर्स एक डायरेक्शन में, दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज़ वाई आई एम सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम अनदर। चूँकि ड्रैग फोर्स इज स्मॉलर इन वैल्यू इनिशियली, दैट्स वाई आई हैव पुट एफ जी माइनस एफ डी। अब टोटल जो फोर्स होगी या नेट फोर्स होगी ऑब्वियसली वो एम ए के इक्वल होगी। एम इज़ द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ए इज़ द नेट एक्सेलरेशन, और जो ड्रैग फोर्स होगी वो पीछे हमने स्टोक्स लॉ में फाइंड आउट कर लिया, 6 बाई ईटा आर वी के इक्वल होता है। आर इज़ द रेडियस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, वी इज़ द वेलोसिटी विद विच दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ईटा इज़ द coefficient of resistance in which the object is moving, और जो एफ जी एक्चुअली इट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज़ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एम जी की इक्वल है, ठीक है। सारी वैल्यूज पुट कर लो, एफ की जगह एम ए पुट किया, एफ जी की जगह एम जी पुट किया, एफ डी की जगह स्ट्रोक्स लॉ से हमने पुट किया 6 बाई ईटा आर वी, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप देखें सर्टेन ऑब्जेक्ट है एंड इट इज़ मूविंग डाउनवर्ड, ठीक है, इट इज़ मूविंग डाउनवर्ड, तो जो वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इट इज़ एम जी, और जो ड्रैग फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है ड्रैग फोर्स विल बी द अपोजिंग फोर्स, तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है। इनिशियली वेलोसिटी की वैल्यू कम है और एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़्यादा है, बट व्हेन यू come to a point where acceleration become equal to 0, net acceleration become equal to 0, so velocity becomes vt, और जो drag force है और fg है ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है, दोनों फोर्सेस इक्वल हो गई हैं। तो नेट फोर्स आपके पास देखिए, जब दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी तो नेट फोर्स विल बिकम 0, नेट फोर्स 0 हो जाएगी तो आपके पास एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। देखिए, व्हेन एफ डी इज इक्वल टू एफ जी, net force become equal to 0 and acceleration become equal to 0, thus making velocity to terminal velocity. अब ये मैंने क्या कर दिया है, मैंने एक्सेलरेशन को ज़ीरो कर दिया। क्यों ज़ीरो कर दिया? क्योंकि मैं कह रही हूँ कि देखें, इनिशियली जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जैसे जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वैसे वैसे उस पर इनिशियली उसकी वेलोसिटी कम है। अब स्लोली एंड स्टेडीली इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है। जितनी वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है उतना इस पर ड्रैग फोर्स ज़्यादा होगा। हमने पीछे कहा था ना कि ड्रैग फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ठीक है, स्टोक्स ने ये बात कही थी। तो जैसे जैसे अब अपनी बॉडी नीचे आ रहा है ना, नीचे मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेट, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगी। जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगी तो एफ डी जो है वो आपके पास क्या होगा, इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगा। एफ डी इज़ ड्रैग फोर्स, एफ डी इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगा। होते होते जब ये इस पॉइंट पे आप पहुँचोगे ना, तो ड्रैग फोर्स और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट वो इक्वल हो जाएंगे। ड्रैग फोर्स और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एफ जी एंड एफ डी बिकम इक्वल, तो जो टोटल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। टोटल फोर्स ज़ीरो हो जाएगी तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गई तो वेलोसिटी आपके पास। अच्छा, ये अब मैंने क्या किया कि मैंने एक्सेलरेशन की जगह ज़ीरो पुट कर लिया। क्यों मैंने ज़ीरो पुट कर लिया? एक्सेलरेशन की जगह मैंने नेट एक्सेलरेशन मेरे पास ज़ीरो हो गई है, ठीक है। तो जब नेट एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गई है, क्यों ज़ीरो हो गई है? क्योंकि जो स्लोली एंड स्टेडीली बॉडी जब नीचे मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीज़ होने के साथ उस पर ड्रैग फोर्स ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गई। अब एक्सेलरेशन को ज़ीरो पुट करते हो, ये साइड ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास एम जी माइनस 6 बाई ईटा आर वी रह गया। 6 बाई ईटा आर वी को दूसरी साइड पे कर दो। अच्छा, जब मैंने एक्सेलरेशन ज़ीरो कर दिया ना, तो वी की जगह मैंने वी टी डायरेक्टली पुट कर लिया, बिकॉज आई नो व्हेन एक्सेलरेशन बिकम इक्वल टू ज़ीरो देन मैक्सिमम
constant velocity is actually terminal velocity. We get maximum constant velocity, which is terminal velocity. तो 6 by eta RVT become equal to mg. थोड़ा सा रीअरेंज करती हूँ तो जो vt है टर्मिनल वेलोसिटी, इट इज़ एक्चुअली mg डिवाइडेड बाई 6 by eta RV. सही है. हाँ, यहाँ पे देखिए टर्मिनल वेलोसिटी मास, अच्छा गर्ल्स, टर्मिनल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, तो इट मीन्स आई हैव टू चेंज, आई हैव टू रिमूव दिस m फ्रॉम इट. m को रिमूव करने के लिए, ये डायग्राम एंड में मैं आपको समझाती हूँ. m को रिमूव करने के लिए मेरे पास एक रिलेशन है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. जो डेंसिटी होती है ना, जिसको मैं रो से रिप्रेजेंट करती हूँ, ये मेरे पास इक्वल होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम. इज दिस v इज़ डिफरेंट दैन वेलोसिटी. ठीक है, ये वॉल्यूम के लिए कैपिटल V फॉर वॉल्यूम एंड स्मॉल v फॉर वेलोसिटी. तो यहाँ से मेरे पास मास आ जाएगा डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम. ठीक है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम. अब चूँकि मैं कंसिडर कर रही हूँ इनिशियली बड़ा यूनिफॉर्म सा केस, तो मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो स्फेरिकल इन शेप है, तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर इज़ 4/3 pi r क्यूब. यहाँ पे आप 4/3 pi r क्यूब पुट कर रहे हैं, तो m इज इक्वल टू 4/3 pi r क्यूब इंटू रो. ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर लो. m की ये वैल्यू इक्वेशन 3 से उठा के 6.2 में पुट कर लो. जब 6.2 में पुट करोगे, इधर इन्होंने कुछ कटिंग्स की हुई है, इसको आप चेकआउट कर लो. तो जो टर्मिनल वेलोसिटी है, इट बिकम्स 2 rho gr² डिवाइडेड बाय 6 ईटा. इधर आप देखिए टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड कर रही है डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे. r इज एक्चुअली रेडियस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट या शेप ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, तो इट मीन्स कि डायमेंशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करती है, और ईटा पे. ईटा इज एक्चुअली विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम. ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ों पे आपकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही है. इधर आप देखिए टर्मिनल वेलोसिटी को इन्होंने शो किया हुआ है ना डायग्राम. टाइम के साथ साथ टर्मिनल एक्स एक्सिस पे टाइम इन्होंने लिए, वाई एक्सिस पे टर्मिनल वेलोसिटी ली. इनिशियली व्हेन टाइम इज 0, वेलोसिटी इज 0, बट व्हेन टाइम स्टार्ट इंक्रीजिंग, वेलोसिटी आल्सो इंक्रीजिंग. एट सम पॉइंट द वेलोसिटी बिकम कांस्टेंट एंड आफ्टर एंड ऑनवर्ड्स देन द वेलोसिटी रिमेन्स एज इट इज. ठीक है, और ये जो जिस पॉइंट पे आपके पास वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गई है, इसको हम बोलते हैं, इसके बाद जो है आपके पास वेलोसिटी रिमेन्स एज इट इज़, इट डज़ नॉट चेंज. इस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी हम बोलते हैं. यस, इधर आप देखिए, इधर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए इन्होंने टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है. फॉर एग्जांपल स्काई डाइवर, उसका मास दिया हुआ है. ठीक है, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो टर्मिनल वेलोसिटी दी हुई है. फिर बेसबॉल के बॉल के लिए टर्मिनल वेलोसिटी दी है. गोल्फ बॉल के लिए जिसका रेडियस इज़ लेसर देन बेसबॉल, तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी है. हेल स्टोन के लिए एंड रेन ड्रॉप के लिए. आप देखो जितना जितना साइज़ रिड्यूस हो रहा है, रेडियस रिड्यूस हो रहा है ऑब्जेक्ट्स का, उतनी टर्मिनल वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है. वाई? बिकॉज टर्मिनल वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r². ठीक है, मासेस जो है, मास इसमें चूँकि नहीं है, ठीक है, तो द टर्मिनल वेलोसिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास. क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसमें, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, यस, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके पास एक्चुअली इसमें भी रेडियस आ जाता है. ठीक है, तो जितना जितना रेडियस इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हो रहा है. जितना जितना रेडियस डिक्रीज हो रहा है, उतना क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हो रहा है, तो टर्मिनल वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रही है. डू यू नो द लार्जेस्ट एवर हेल स्टोन वेयर? अच्छा, ये फिर बांग्लादेश में कोई हेल स्टोन हुआ था और उसमें 1 kg हेल स्टोन था. ठीक है, बट स्टिल वो चूँकि मास ज़्यादा है, उसका मास ज़्यादा है, तो इट मीन्स रेडियस भी ज़्यादा होगा. जब रेडियस ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली उसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी. तो दैट हेल स्टोन इज़ एक्चुअली डेंजरस. ठीक है, अगर वो इतना बड़ा रेडियाई का, जब रेडियस ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी. ज़्यादा वेलोसिटी से फॉल करेगा, ऑब्वियसली दैट विल बी वेरी हर्टफुल. ठीक है, तो आपके पास डैमेज क्रिएट कर सकता है. इधर ये एक ग्राफ है, इधर इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है फॉर अ पैराट्रूपर. पैराट्रूपर आपके पास क्या होता है, जो जब पैराट्रूपर जंप लगाता है फ्रॉम एन एरोप्लेन, ठीक है, तो इनिशियली इसका जो पैराशूट होता है वो बंद होता है फॉर सर्टन सेकेंड्स. ठीक है, आफ्टर सर्टन सेकेंड्स वो फिर उस पैराशूट को ओपन करता है. तो देखिए, पहले इनिशियली क्या होगा, जब इसने जंप लगाई है तो इसका वेट ज़्यादा है, डाउनवर्ड मोशन करेगा और ड्रैग फोर्स कम होगी. बट जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगी,
तो ड्रैग फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। एक पॉइंट आएगा कि इसका जो वेट है और ड्रैग फोर्स है वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बंदा है, ये जो पैराट्रूपर है, ये टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगा और बड़ा कॉन्स्टेंटली मूव करेगा, ठीक है। फिर जब इसने टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ली है ना, तो उसके बाद ये अपना पैराशूट ओपन कर लेगा। जब पैराशूट ओपन कर लिए, अब इसने क्या कर लिया, इसने ड्रैग फोर्स को चेंज कर दिया है, ठीक है। जब इसने पैराशूट ओपन कर दिया ना, एक्चुअली इसने अपने डायमेंशंस चेंज कर दिए हैं। देखिए पहले ये डिफरेंट डायमेंशन, अब द पैराशूट इज़ पार्ट ऑफ दिस पैराट्रूपर ना, तो इसने अपने डायमेंशंस चेंज कर दिए। जब डायमेंशंस चेंज कर दिए तो इट मीन्स कि इसने अपने ऊपर ड्रैग फोर्स ज़्यादा कर दिए। जब ड्रैग फोर्स इसने ज़्यादा कर दिए तो आफ्टर सर्टन टाइम इसकी जो ड्रैग फोर्स है वो इक्वल हो जाएगा अगेंस्ट टू इट्स वेट। 2 दफ़ा इसने फिर क्या किया है कि इसका ड्रैग फोर्स और वेट इक्वल हो गया। जब इक्वल हो गया तो इसने एक और टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ली, एंड दैट टर्मिनल वेलोसिटी इज़ वेरी लेस देन द फर्स्ट टर्मिनल वेलोसिटी। इसलिए ये बड़े आराम से ज़मीन को फिर टच करता है, ठीक है। तो इधर आप देखिए इनिशियली जब टाइम 0 है तो इसकी वेलोसिटी भी 0 है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ है तो वेलोसिटी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुई है। वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, इट मीन्स ड्रैग फोर्स इंक्रीज़ हो रहा है। इस पॉइंट पे आके ड्रैग फोर्स और जो वेट ऑफ द पैराट्रूपर है, इस पॉइंट पे एफ डी बिकम इक्वल टू एफ जी। वेट ऑफ द पैराट्रूपर एंड ड्रैग फोर्स इक्वल हो गए, तो नेट फोर्स ऑन द पैराट्रूपर बिकम इक्वल टू 0। तो इसने एक स्टेडी स्पीड कांस्टेंट वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लिया, और वो क्या है, उसकी वैल्यू 54 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये भी अच्छी खासी वेलोसिटी है। अगर इस वेलोसिटी से भी ये ज़मीन को स्ट्राइक करते हैं, इट्स डेंजरस। तो ये क्या करता है, थोड़ी देर के लिए अबाउट, ये कौन सा टाइम है, सपोज़ ये 17 सेकेंड्स हैं, तो ये 54 सेकेंड्स तक ये इसी तरह इसी वेलोसिटी के साथ मूव करता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये अपना पैराशूट ओपन कर लेता है आफ्टर 54 सेकेंड्स। अभी 1 मिनट भी नहीं गुजरा, ठीक है। 54 सेकेंड्स के बाद जब इसने अपना पैराशूट ओपन कर लिया है तो इस तो क्या हुआ, ये डिसेलरेट होना स्टार्ट हो गया। डिसेलरेट क्यों, क्योंकि इसने अपने ऊपर ड्रैग फोर्स को इंक्रीज़ कर दी है, ठीक है। वो डाउनवर्ड कम आ रहा है, ऊपर उस पर ज़्यादा फोर्स हो गई है, डाउनवर्ड उसकी मोशन कम हो गई। बट एक पॉइंट आएगा यह वाला पॉइंट कि अगेन जो ड्रैग फोर्स है और जो एफ जी है वो इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोबारा से एक स्टेडी स्पीड अटेन कर लेगा। ये सेकंड टर्मिनल वेलोसिटी इसने अटेन कर लिया, एंड इट इज़ अबाउट 11 मीटर पर सेकेंड। तो बड़ा आराम से, बड़ा स्लोली ये आके ना 75 सेकेंड पे आके ये फिर ज़मीन को स्ट्राइक कर लेगा, अर्थ को टच कर लेगा, ठीक है। तो 11 मीटर पर सेकेंड, देखिए कहाँ वो इतनी हाई स्पीड से पहली टर्मिनल वेलोसिटी इसने अटेन की थी और कहाँ इसने इतनी थोड़ी सी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ली है। तो बड़े आराम से, बड़ा सेफली जो है वो ज़मीन को स्ट्राइक कर लेगा, ठीक है। ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट है मेरे पास एग्जाम्पल 6.1। Okay, a radius of small fog droplet in air is found to be this much. Radius of fog is given to you. The coefficient of viscosity is also given to you. Find the settling speed, means आपने VT find out करनी है। Settling speed, terminal velocity find करनी है। एक fog droplet का आपको उसके लिए आपने टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो टर्मिनल वेलोसिटी पीछे मैंने इधर डिराइव किया है, 2 ये है 2 rho g r square डिवाइड बाई एन ईटा। आर की वैल्यू आपको गिवन है, ईटा भी आपको गिवन है, एंड आई गेस रो इज़ ऑल्सो, रो इज़ नोन टू मी, ठीक है। रो 100 kg पर मीटर क्यूब जो है डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, ठीक है। तो इट इज़ नोन टू मी, और जी जो है वो तो वैसे भी हमें पता होता है। वैल्यू सारे पुट करें, आपके पास बी टी की वैल्यू आ जाएगी। आगे पास असाइनमेंट है, सर्टन ग्लोबुलर प्रोटीन particle has a density of this much. I don't know about this protein. You medical people might be knowing it better than me. ये एक प्रोटीन है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी है इन्होंने हमें दी हुई है। इट फॉल्स थ्रू वाटर हैविंग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी मुझे दी गई है, और जो टर्मिनल स्पीड है वो भी गिवन है। यू हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द पार्टिकल। तो ये अगेन आप टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला यूज़ करोगे, यही फार्मूला यूज़ करोगे। इसमें वी टी गिवन है, ईटा गिवन है, रो गिवन है, आर आपने फाइंड करना है, रीअरेंज कर लो तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके गर्ल्स, द टॉपिक इज़ फिनिश्ड ओवर हियर।